हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग ये फिजिक्स इन माय व्यू। तो हमारी आज नई बुक स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का बहुत ही छोटा पोर्शन जैम के लिए है, बाकी नेट में और जेस्ट के लिए इसका बड़ा पोर्शन देखने को मिल जा सकता है। हम जैम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो मैं कम से कम बातों को कहूंगा और मेनली पर्पज हमारा क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे उतना ज्यादा आप अप्रोच कर पाएंगे कि एग्जाम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से। ठीक, तो अपना सब्जेक्ट हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियस क्या है, क्योंकि जैसे कि नाम से क्लियर है कि इस पूरी बुक में हम पढ़ेंगे ज्यादा न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं, न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर किया गया, फिर हम उसके अंदर जाएंगे, उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे वो बना रहता है, फिर हम जानेंगे कि वो न्यूक्लियर डीके किसे कहते हैं और अल्फा बीटा गामा रे एमिशन कैसा होता है, रिडक्टिविटी किसे कहते हैं। और इस तरीके से 3-4 चीजों को पढ़ते हुए, बीटा प्लस बीटा माइनस रिएक्शन को पढ़ते हुए हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं थ्योरी ज्यादा बोलूंगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज लेक्चर 2 से 3 लेक्चर में आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स जैम के लेवल से कंप्लीट हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस कहते किसे हो जानेंगे। न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, इसे किसे कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा 9th में कि एटम जो होता है, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन सब चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, ये बात कही जाती है। बिल्कुल सही बात है, एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता लगाया कि एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल होता है, जिसे कहते हैं कि थॉमसन का तरबूज मॉडल, जिसमें तरबूज मॉडल में माना गया कि एटम जो है वो एक तरबूज की भांति होता है, तरबूज की तरह होता है, वाटरमेलन की तरह, और उसमें एम्बेडेड जो बीज होते हैं उसके वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर ओरिएंटेड। उसके बाद आया आपका प्लम पुडिंग मॉडल के बाद जो है बोहर का मॉडल आया, और बोहर ने बताया कि स्टेशनरी ऑर्बिटल चक्कर लगाते हैं KLMN वगैरह। उसको भी ना, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे, मेनली मैं बताऊं कि न्यूक्लियस की तरफ कैसे बढ़ी। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया था कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी और गोल्ड फॉइल में अल्फा रे का स्कैटरिंग करा के बाद उन्होंने बताया था कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर उन्होंने बताया कि बीच में कोई चीज मौजूद है। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग को समझते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्या थी। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में ये बताया गया कि मान लीजिए, थोड़ा साफ करके बनाता हूं डायग्राम जिससे वो अच्छा समझ में आए। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, तो यहां हेडिंग डालते हैं पहले, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। वास्तव में जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये ग्रीगर द्वारा किया गया था, मतलब किसी और फिजिसिस्ट द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड ने क्या करा कि उसके रिजल्ट को एनालाइज किया, उसमें मैथमेटिक्स यूज करते उसके नए रिजल्ट प्राप्त करे। मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो किसी और ने किया था। तो हम जानते हैं कि रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग जो उन्होंने रिजल्ट को एनालाइज किया वो किस प्रकार से किया था। उन्हें मानते हैं कि अगर मान लीजिए ये एटम है और बीच में, अभी एटम बना देता हूं पहले मैं, मान लीजिए एटम है, ठीक। तो मान लीजिए एटम है और यहां पर आपके पास कोई अल्फा रे सोर्स है। अल्फा रे सोर्स मतलब कि मान लो कोई रेडिएक्टिव मटेरियल है और डिके हो रहा है, तो यहां से अल्फा रेज निकलनी इस तरीके से। तो अल्फा जब बीम निकलेगी यहां से, तो अल्फा रे मान लीजिए इस तरीके से निकल रही है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। उनमें से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है सीधे चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? सीधे। बहुत बचपन में पढ़ा हुआ है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है सीधे चले जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डेविएट होते हैं इस तरीके से, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है 90 डिग्री पर डेविएट होते हैं, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वापस लौटते हैं। तो सबसे पहली बात यही थी कि हमें ये जानना है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल वापस लौटते हैं। अरे भैया वापस ठीक से लौट जा, वापस लौटते हैं ऐसे। तो सबसे पहली बात यही है, हमें ये जानना जरूरी है कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज क्या होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं, मतलब हीलियम के न्यूक्लियस की तरह ही होता है अल्फा पार्टिकल। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है ना। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 इसका मतलब क्या है? इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर भी 2 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन
क्या है 2 है, इसका मतलब इस पर न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस होगा 2e, वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा। यही अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ बम्बार्डिंग की जा रही है उसकी, और वो एटम हमने क्या लिया था, गोल्ड फॉइल लिया था। फिर मैं आपको बताता हूँ गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया था। गोल्ड, अगर आप गोल्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ें तो गोल्ड की विशेष प्रॉपर्टी ये होती है कि उससे सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है, उससे सबसे पतली चादर बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी और मेटल को लेंगे, जैसे कि मान लो आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया या सिल्वर ले लिया, तो उससे इतनी पतली चादर नहीं बनाई जा सकती कि अगर हम बीम डालें तो वो किसी एक एटम से इंटरेक्ट करे, वो एटम के ग्रुप से इंटरेक्ट करेगा। और वॉल, हम गोल्ड फॉइल लेकर ये मानते हैं कि गोल्ड की हम इतनी पतली चादर बना रहे हैं, इतनी पतली चादर बना रहे हैं कि वहां एक एटम की वॉल है। अगर यहाँ एक एटम की वॉल मौजूद है और यहाँ से मैं अल्फा रे इंसिडेंट कराता हूं, तो अल्फा रे जाके किसी एक एटम के साथ इंटरेक्ट करेगी और हम बता सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें एक एटम की वॉल बनानी पड़ेगी। ठीक, तो अब क्या करते हैं, मान लीजिए एटम था, वही गोल्ड एटम मान लिया, और यहां से मैंने अल्फा बीम उस पर इंसिडेंट कराई। तो अल्फा बीम इसके इंसिडेंट करे तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो पार निकल गए। जब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पार निकल गए तो ये पाया गया कि इससे निष्कर्ष निकाला गया कि एटम का ज्यादातर भाग जो है वो खाली होता है। एटम का ज्यादातर भाग क्या होता है, खाली होता है। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो डेविएट हुए एक्यूट एंगल पर, मतलब न्यून कोणों पर डेविएट हुए। एंगल हम कहां से लेंगे, मान लीजिए प्रोजेक्शन पैरामीटर ये, और यहां से एंगल लेंगे, ये एक्यूट एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, इस प्रकार से स्कैटर्ड हुए। ठीक, तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो है एक्यूट एंगल पर तब माना गया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहां से इंटरेक्ट करके वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है या डिफ्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मौजूद है। सबसे पहले देखो, कभी भी हम अगर डिस्कवरी करते हैं तो वहां पर हम चार्ज डेंसिटी मानते हैं, और चार्ज डेंसिटी की सिमेट्री और शेप के बेस पर हम बता पाते हैं कि बाद में वो एक बॉडी थी या स्फेरिकल है या ऑबलेट है, वो जो शेप है बाद में डिसाइड होता है। तो पहले माना है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर देखा कुछ 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत ही कम चार्ज पार्टिकल जो है वो वापस 180 डिग्री में डिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ ये इंसिडेंट ऐसा था और वापस आ रहा है तो ये 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बहुत कम चार्ज पार्टिकल जो है 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होते हैं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अल्फा की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाकर देखी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के देखा तो वो व्यू तब भी पार नहीं कर पा रहा था। तो इसका मतलब उन्होंने निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि सेंटर पर कोई चीज मौजूद है, सेंटर पर कोई चीज मौजूद है जिसका शेप जो है बहुत छोटा है और जिस पर चार्ज जो है पॉजिटिव है। तो उन्होंने माना सेंटर पर कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज है, और उस पॉजिटिव चार्ज चीज को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। उन्होंने कहा देयर शुड बी अ हाई डेंसिटी पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट, पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट इन द सेंटर ऑफ एटम, इन द सेंटर ऑफ एटम। उन्होंने माना कि देयर शुड बी अ हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, चार्ज पॉइंट इन द सेंटर ऑफ एटम, बिकॉज very few alpha particles reflect back at 180 डिग्री। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जुड़ सकती हैं। जैसे कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल ही या पार्टिकल बीम ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप इस मार्कर बंद कर लेते हैं वरना उड़ जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये मार्कर है और आप इसे एनालाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे लाइट बीम, विजुअल लाइट से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि लाइट बीम की जो वेवलेंथ होती है वो नैनोमीटर के स्केल की होती है, और नैनोमीटर की कोई लाइट इससे इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि इसका शेप जो सेंटीमीटर में, लाइट बीम नैनोमीटर में। तो अगर जिस रेडिएशन के थ्रू आप इसको स्टडी करना चाह रहे हैं वो उसका वेवलेंथ या तो इसके साइज के कंपेरेबल होना चाहिए, कॉम्पेटेबल होना चाहिए, अदरवाइज इससे छोटा होना चाहिए। तो लाइट इसको ऑब्जर्व कर सकती है, लाइट से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन साउंड वेव की वेवलेंथ होती है मीटर के ऑर्डर की, 1 मीटर या 9.8 मीटर, 0.98 मीटर। तो उसके अप्रोक्सीमेट में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में वो साउंड वेव इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का साइज आपको मैंने बताया कि बहुत ही छोटा होता है, एक बहुत बड़े, मान लीजिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, और प्लेग्राउंड के बीच में अगर कहीं आपको सुई रख दी, ऐसा एग्जांपल अक्सर दिया जाता है, प्लेग्राउंड के बीच में आपको अगर सुई रख दिया तो सुई नोक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब एटम का 99% भाग खाली होता है और जो बाकी 1% भाग बचा उसमें न्यूक्लियस कहीं बीच में प्रेजेंट रहता है, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। तो
ऐसी स्थिति में हम अब उससे स्टडी करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पर ऐसा रे यूज करनी पड़ेगी जिसकी वेवलेंथ उसके साइज के कंपेरेबल हो। अब बात आती है हमारे पास ऐसा रेडिएशन कहां से आएगा, तो हमारे पास नहीं है, तो हम यूज करेंगे मैटर वेव का। तो मैटर वेव में क्या होता है कि लैम्डा रेगुलेटेड किया सकती है। फॉर एग्जाम्पल वी नो द डीवेव वेवलेंथ फॉर्मूला, वी नो दैट हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन अंडर रूट 2m ev, ये होता है, बिल्कुल सही बात है। या ऐसा कह सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me। तो वेवलेंथ को एनर्जी टर्म में कंप्लीट कर दिया हमने। अब एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, E इक्वल टू अंडर रूट, ये सब नोट करने की इच्छा हो कर लेना, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो आगे वो आगे अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसमें क्या करा हमने कि रिलेटिविस्टिक केस लेकर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज कर उसके मोमेंटम को चेंज कर हमने वेवलेंथ को चेंज कर दिया। और वेवलेंथ जब रेगुलेट की जा सकती है तो कहीं ना कहीं वेवलेंथ के बेस पर हम उसको वेवलेंथ को चेंज करके न्यूक्लियस के ऑर्डर में ला सकते हैं। फिर न्यूक्लियस के ऑर्डर में लाने के बाद वो इंटरैक्ट करेगा और हमें इंफॉर्मेशन देगा उसके रिगार्डिंग कि अंदर कैसा चार्ज पार्टिकल मौजूद है। ये जो वास्तव में हुआ था मैं आपको बताता हूं, जब अल्फा रे को स्कैटर्ड कराया गया था तो अल्फा रे यहां से मौजूदा तौर पर दिखा दी गई कि यहां से गई। उसके बाद यहां से जो स्कैटर्ड हो रहे हैं वो किस किस एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो मैं मिटा के थोड़ा और अच्छे से बताता हूं आपको। आई होप इतना समझ में आ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मान लीजिए कि 3D रिप्रेजेंटेशन बताना चाह रहा हूं मैं। 3D में क्या हुआ होगा, 3D में ये हुआ होगा कि जब अल्फा पार्टिकल इससे इंटरैक्ट हुए होंगे, 3D में तो हुआ होगा आपको सी बात है, जब अल्फा पार्टिकल इससे इंटरैक्ट हुए होंगे तो वो जो स्कैटर्ड है वो 3 डायमेंशन में स्कैटर्ड हुए होंगे। तो किस किस एंगल पर वो कितने पार्टिकल पहुंचे होंगे वो हमें नहीं पता। तो 3D में कभी भी हमें प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना हो तो सॉलिड एंगल का यूज किया जाता है। किसका जाता है, सॉलिड एंगल। डी ओमेगा वर्ड पढ़ा होगा आपने ऐसे वाला, डी ओमेगा इक्वल टू ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। तो कितने सॉलिड एंगल पर कितने पार्टिकल पहुंचे इस आधार पर हम बता सकते हैं। वही काउंटेबल मैंने बताया आपको। ज्यादातर जो हमने गिना वो यहां पर ऐसे लगा होता है, जो गोल्ड फॉइल है उसके आगे डिटेक्टर लगा होता है इस तरीके से, यह है डिटेक्टर। ठीक, अब हमने यहां से रेडिएशन इंसिडेंट कराया, मतलब अल्फा पार्टिकल बीम इंसिडेंट कराया। बॉम्बार्डिंग होने के बाद क्या होगा, यहां पर ये इंटरैक्ट स्कैटर्ड होने के बाद इसे इंटरैक्ट करेगा इस वाले डिटेक्टर से। तो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा कि इतने एंगल पर इतने पार्टिकल आए, इतने एंगल पर इतने पार्टिकल आए, और उन पार्टिकल के बेस पर इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें कि हाँ भाई ज्यादातर पार्टिकल जो है पार निकल गए हैं, बहुत कम पार्टिकल जो है वापस लौटे हैं। तो वो किसके बेस पर मिलता है, हमें डिटेक्टर के बेस पर मिलता है। तो डिटेक्टर ने हमें बताया कितने पार्टिकल मौजूद हो रहे हैं और बहुत कम पार्टिकल जा रहे थे, जिसने बताया कि चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा एरिया में फैलकर किसी पॉइंट पर सेंटर्ड है। और रेगुलेट करने के लिए हमने रेगुलेटेड वेवलेंथ ली और रिलेटिविस्टिक केस लगाकर वेवलेंथ को रेगुलेट किया जा सकता है। अब मेन बात ये आती है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है। ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया कि अगर चार्ज पार्टिकल की एनर्जी ई हो, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी हो मतलब काइनेटिक एनर्जी हो, 1/2mv² जिसे कहते हैं, वो ई हो और वो थीटा एंगल पर स्कैटर्ड हो रहा हो, ये बाद वाले एंगल हो रहा है, थीटा एंगल पर स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक, तो मान लीजिए चार्ज पार्टिकल की एनर्जी ई हो और वो थीटा एंगल पर स्कैटरिंग हो रही है, तो थीटा एंगल पर नंबर ऑफ पार्टिकल एन मिल रहे हैं। तो इनके बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, तो ये आपको याद रखना, रिलेशन n प्रोपोर्शनल टू 1/e² इंटू 1/sin⁴ θ/2। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होता है sin⁴ θ/2। क्योंकि ऐसी, अब देखो ये मैं बताता हूं डायग्राम। इंपोर्टेंट रदरफोर्ड स्कैटरिंग में यही है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग जब भी आप पढ़ोगे तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला यही है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये वाला फॉर्मूला, तो आप उसका क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक, अभी बताते हैं आपको एक चीज और। ओके, तो बात चल रही थी ये किसी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है कि अल्फा बीम जब मैंने न्यूक्लियस पर इंसिडेंट कराई, अल्फा बीम मैंने जब एटम पर इंसिडेंट कराई, तो थीटा एंगल पर, जब मैंने आपको दिखाया था
कि 0 डिग्री पर कितने रिफ्लेक्ट। अब यहाँ देखो जरा, अगर मैं यहाँ 0 डिग्री रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 180 डिग्री रखता हूँ, साइन 180 जीरो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ क्या है कि कितने पार्टिकल जो है रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, ये चेक करना चाहते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? सीधे निकल जाने वाले के लिए 0 डिग्री, ज्यादातर सीधे निकल जाते हैं, तो इन्फिनिटी आ रहा है। देखो अगर हम ज्यादातर देखें, अगर 0 डिग्री रखें यहाँ पे, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो रही है, साइन 0 की 0 हो गई तो 1/0 इन्फिनिटी हो गई, तो n प्रोपोर्शनल टू इन्फिनिटी। ये शो कर रहा है कि ज्यादातर पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल, वो सीधे निकल जाते हैं। बहरहाल आपको ये फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखना है। ये बताता है कि एन एल थीटा एंगल पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं। इस पे बेस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या बनते हैं समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो एक एग्जाम्पल। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग experiment, the scattered number of alpha particle at angle 30 degree is 2 into 10 की power 8. What will be the number of alpha particle scattered at angle 60 डिग्री। जैसे मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री कर लीजिए और 90 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग का मतलब यही है। अगर आप कंपटीशन पर्पस से पढ़ना चाहते हो, कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन ये बताता है कि ज्यादातर आपको मैथमेटिकली डील करना आता हो प्रॉब्लम को। तो हम यहाँ पे ये जितनी भी कहानी वहानी पढ़ी वो सब बच्चों वाला खेल था। आपको मेनली याद रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल थीटा के किस पर डिपेंडेंसी रखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। वी नो दैट n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाय 2। तो इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूं n1/n2 इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा 1/2 और साइन की पावर 4 थीटा 2/2। वैल्यू रखेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल थीटा 1 एंगल पर कितना है, 2 × 8, 2 × 10 की पावर 8/n2 कैलकुलेट करना है। और n2 एंगल कितना है, साइन की पावर 4, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू n2 90 डिग्री पर है, तो 90/2 और नीचे आ गया साइन की पावर 4, ये एंगल कितना है 60, तो ये आ गया 60 डिग्री बाय 2। तो ये आ गया साइन 45 1/√2 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4। यहाँ आ गया साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 की पावर 4। 1/√2 की पावर 4 क्या बनाएगा, ये बनाएगा 1/2 की पावर 2। देख सकते हो आप, ये बनाएगा 1/2 की पावर 2 और ये बन गया 1/2 की पावर 4। इससे कैंसिल हो गया, बचा 2 दूनी 4। देखो 2 पावर बची तो 2 दूनी 4 ऊपर आ गया 4 और 4 से काटेंगे तो ये आ गया 2 दूनी 4, 0.5 होना था 8, 0.5 इंटू 10 की पावर 7 के पास n2 आएगा। आप जरा सॉल्व कर लें, देखें। तो मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ, लगभग यही आएगा यार। एक है 2 पंजे 10, साफ से सॉल्व कर लो ना, खत्म हो रहा है। कितना बचा, ये बचा 1 इंटू 10 की पावर 8/n2 इक्वल टू 2। तो 2 को जब लाएंगे तो यहाँ पे मैंने जैसे कर लिया 7 कर लिया, तो 2 पंजे 10 एम्प्लाइज n2 इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 7। तो इतने पार्टिकल जो है 90 डिग्री पे डिफेक्ट होंगे। ठीक, तो अगर 60 डिग्री पे इतने हैं तो 90 डिग्री पे इतने होंगे। ये ऐसे कैलकुलेट करे यार। तो आपको रदरफोर्ड स्कैटरिंग में यही याद करना है। एक लिमिटेशन है रदरफोर्ड स्कैटरिंग की। लिमिटेशन ये है कि एक चीज और बताऊं मैं आपको कि वास्तव में है क्या, है ना। ये जो हम देखते हैं, हम लोग स्किप क्यों कर रहे हैं चीजों को, हम लोग स्किप यूं कर रहे हैं कि चीजें बहुत ही डीप है। अगर आपको कभी समय मिले, अभी जो कंपटीशन पर्पस से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन जो लोग सच में न्यूक्लियर फिजिक्स को जानना चाहते हैं, वो HC वर्मा सर के लेक्चर भी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। आप उन्हें देखें, वो बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता देंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स कितनी ज्यादा डीप है। न्यूक्लियर फिजिक्स इतनी इजी नहीं है जितनी हम सोचकर चलते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो रिजल्ट आप देख रहे होते हैं कि साइन की पावर 4 थीटा बाय 2 वगैरह वगैरह, वो आए कहां से होते हैं मैं आपको बताता हूँ जरा, थोड़ा बताता हूँ। मान लीजिए न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, न्यूक्लियस क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता है। मान लीजिए वहां से अल्फा रे आ रही है, तो हम अल्फा को पार्टिकल नेचर में ना मानकर हम मानेंगे वो वेव नेचर में मौजूद है। बिकॉज ऑफ
रीजन ये है कि अगर पार्टिकल नेचर में हम मान रहे हैं अल्फा पार्टिकल को, और हम थ्योरी ले रहे हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में क्या माना है कि चार्ज पार्टिकल प्लस वाला आ रहा है और वो इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। कौन सा कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। किसके बीच में? न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में। याद रखेंगे, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है, नॉन टचेबल कोलिजन होता है, मतलब टच नहीं करता है न्यूक्लियस को। तो ये अब उसमें दिक्कत ये, अगर हम वेलोसिटी बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के केस में ऐसा भी हो सकता है कि जो अल्फा पार्टिकल है कूलाम बैरियर को तोड़ दे। उदाहरण के तौर पर ऐसा मान लीजिए यही न्यूक्लियस है और ये आपका इसकी सेल K11 सेल है, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आया जो नॉर्मली ऐसे डेविएट होता है, मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट होता है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी में हाई काइनेटिक एनर्जी करूँ, हाई काइनेटिक एनर्जी, तो हाई काइनेटिक एनर्जी की स्थिति में क्या होगा, ये पार क्यों नहीं कर पा रहा भाई? ये पार इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे कूलाम बैरियर है। क्या पे यहाँ पे कूलाम बैरियर है। जब कूलाम बैरियर यहाँ पर मौजूद है तो हाई काइनेटिक करने को कूलाम बैरियर को तोड़ेगा, और हाई काइनेटिक करने पर अगर ऐसी स्थिति आती है कि कूलाम बैरियर को तोड़कर न्यूक्लियर फोर्स का इंटरेक्ट कर जाए वो अल्फा पार्टिकल, तो मौजूदा उस तत्काल स्थिति में रदरफोर्ड स्कैटरिंग के जो फॉर्मूले हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कूलाम इंटरेक्शन को मान के चले थे कि रदरफोर्ड के जमाने में न्यूक्लियर फोर्स की खोज नहीं हुई थी। क्वेश्चन तो न्यूक्लियस ही बना था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस खोजा था। अब आगे कई साल बाद जो है, कई सौ नहीं, ज्यादा हो गया, अप्रोक्सीमेट हो भी क्या होगा, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो अब क्या करेगा कि अगर वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ होगा तो न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। मैं भी बताऊंगा न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहां मौजूदा स्थिति में रदरफोर्ड के फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में ये होता है भाई, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस थोड़ी थोड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब रदरफोर्ड की वजह से बता रहा हूँ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के वजह। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में हम ये मानते हैं कि मेरा भाई ऐसा होगा कि यहां से जो वेव आ रही होगी अल्फा पार्टिकल, यहां से ब्लैक कलर से बनाते हैं, यहां से जो अल्फा पार्टिकल की वेव आ रही होगी उसे हम वेव फंक्शन मानेंगे, साई इक्वल टू ई की पावर आई के डॉट आर, ये इसका वेव वेक्टर है। इससे इंटरेक्ट करने के बाद वो जो स्कैटर्ड हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, तो उसका वेव वेक्टर मैंने मान लिया के डैश, तो साई इक्वल टू होगी ई की पावर आई वेक्टर के डॉट वेक्टर आर, यहाँ डैश मान लिया, तो ये नया फाई डैश मान लिया। इसे साई इनिशियल कहते हैं और साई फाइनल कहते हैं। साई इनिशियल साई फाइनल के बेस पर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाएंगे और तब आप बताएंगे रिजल्ट क्या होना। ये है यहाँ पर आप कूलाम इंटरेक्शन लगाएंगे पर आप चार्ज डेंसिटी को लेकर चलेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए न्यूक्लियस एक फाइनाइट शेप रखता है, ये बस बता रहा हूँ मैं आपको, ये है नोट नहीं करना। अगर न्यूक्लियस फाइनाइट शेप रखता है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ वॉल्यूम लूं तो इसका चार्ज होगा रो डीवी। अगर रो डीवी चार्ज होगा तो इंटरेक्शन पोटेंशियल अगर हैमिल्टन की तरह निकाला जाए तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर चार्ज कितना है 2e, उस पर चार्ज कितना है रो डीवी। न्यूक्लियस के अंदर जो जिस चार्ज से इंटरेक्ट करके जाएगा, आप नीचे पोटेंशियल के लिए क्या लिखेंगे r माइनस आर नॉट का बस सिंगल पावर। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी कैसे दिखाया जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ साई एच डैश साई स्टार। इस तरीके से ये पूरा क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट आपको बताएंगे कि किस पॉइंट पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन वास्तव में न्यूक्लियस को ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है इन कंपेयर टू आप डायरेक्ट जो आप रदरफोर्ड मेथड से सॉल्व करें। फिर उन्होंने म्योनिक एटम भी यूज करता है, बहुत बड़ी थ्योरी है, मैं आपको बता रहा हूं ना। न्यूक्लियस को सर्च करने के बाद थ्योरी, जैसे हम रदरफोर्ड जी ने अपना पेपर दे दिया, तो रदरफोर्ड के रिसर्च पेपर के बाद उसको कई साइंटिस्ट आएंगे जो उसको गुणा भाग करेंगे, फिर लोग नई नई थ्योरी देंगे, उसकी लिमिटेशंस बताएंगे, फिर लिमिटेशंस पर काम करेंगे कि लिमिटेशन में सुधार कैसे किया सकता है। तो कई लोगों ने म्योनिक वेव भी डाली थी। जब म्योनिक वेव डाला गया था तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के पास कौन ज्यादा जा सकता है। जो अल्फा पार्टिकल है, म्योनिक एटम म्यू पार्टिकल डाल रहे हो, तो जो ज्यादा न्यूक्लियस के पास जा सकता है वो ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है न्यूक्लियस के रिगार्डिंग। इस आधार पर बहुत सारी थ्योरीज दी गई। फिलहाल आपको सिर्फ इतनी सारा बताने के बाद मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, आपको मेनली याद रखना है n प्रोपोर्शनल 1/sin²4 थीटा बाय 2, ठीक है। तो हमने मान लिया कि न्यूक्लियस जो है सेंटर पर होता है, इतने निष्कर्ष निकाला मैंने, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, न्यूक्लियस किस किस चीज से मिलकर बना होता है, जो मौजूदा स्थिति है। आज के समय में न्यूक्लियस किस किस चीज से मिलकर बना था, प्राचीन काल में तो इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बना हुआ था, काफी समय तक चला है इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस इन द न्यूक्लियस। फिर लिमिटेशंस आई, क्यों नहीं रह सकता, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लगाए गए, वो सारी चीज अलग है। तो हम बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस किस चीज से बना हो। मान लीजिए एटम है,
और ये इसका सेंटर है, और इसको न्यूक्लियस कह रहे हैं, हमने इसका नाम दिया भाई न्यूक्लियस है। क्या है, इसको मैंने जूम कर दिया, इसका नाम है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, उनसे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, उन्हें लगाने दो चक्कर K11 सेल में, ठीक है। वो ज्यादा डीप न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे तब पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होते हैं, वो एक अलग बात है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उस समय कोई मतलब नहीं, हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या है, अगर कांस्टेंट पार्टिकल के बारे में है तो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, इट इज हाईली पॉजिटिवली चार्ज, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हाई डेंसिटी पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ये तो हो गई बच्चों वाली बात कि सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन को मैं P+ से डिनोट कर रहा हूं, न्यूट्रॉन को मैं N से जो कर रहा हूं। प्रोटॉन को P+ से डिनोट कर रहा हूं, न्यूट्रॉन को N से, प्रोटॉन को P+ से, न्यूट्रॉन को N से। अब बात आती है इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूक्लियस का मास क्या होता है। यहाँ पॉजिटिवली चार्ज दिखा, तो इसका मास कैसे जाएंगे ये आपको याद करना है। वैसे आप जब न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम दी होगी तो वहां पे आपको इसकी वैल्यूज दे रखे होंगे, पर यहां पर आप इसे याद कर लें। कहां गया इलेक्ट्रॉन का मास, I don't know where it is। अभी ढूंढते हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशंस, फिर आपको बताते हैं। ये तो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज प्रोटॉन पर जो है वो चार्ज होता है, ये तो बताइए सबको, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। ये तो सिंपल सी बात है। बात करते हैं मास की, तो मास जैसे कि आपको पता है न्यूट्रॉन भारी होगा, कितना भारी होता है देखते हैं, 938.256 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ये इसका मास हो गया। इसके मास की बात करते हैं तो ये होता है 939.550 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि न्यूट्रॉन भारी होता है जितना भी। ये आपको याद भी करना आपके लिए ज्यादा सेहतमंद रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में दे रखा होता है कि इसका मास इतना, इसका मास इतना। आगे चलते हैं, स्पिन की बात करें, स्पिन तो स्पिन इसकी भी हाफ रहती है और इसकी भी हाफ रहती है, इसका मतलब दोनों फर्मियोन है। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो प्रोटॉन का होता है प्लस के 2.7928 μn, और ये है माइनस का 1.9129 μn। तो ये इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियर कांस्टेंट पार्टिकल्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बात करें मैग्नेटिक मूवमेंट की, किसकी बात करें, मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो यहां चीज अच्छा रिजल्ट आता है कि जो पार्टिकल है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है तब एग्जिस्ट करता है अगर उसमें चार्ज मौजूद हो। अगर हम मौजूदा स्थिति में अगर मैं थोड़ा इलेक्ट्रोडायनामिक्स की तरफ ले जाऊं तो वहां मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है पहले समझेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया मैग्नेटिक मूवमेंट का। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ये होता है m=ia, जहां आई करंट होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मतलब करंट चाहिए होता है। करंट का होता है जब चार्ज होता है, तो करंट आएगा उसके डायनेमिक स्टेट में, तब मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। अब हो या रहा है पर मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है किसका, प्रोटॉन का, तो ये तो हमें समझ में आता है। पर जो ये न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट है ये क्या कहना चाह रहा है, जबकि न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता, तो क्यों है, बिकॉज न्यूट्रॉन is made by quarks which are charged particles। तो इसका उत्तर ये दिया जाता है कि न्यूट्रॉन जो है वो अपने आप में क्वार्क से मिलकर बना होता है, और जिन क्वार्क से मिलकर बना होता है उन पर चार्ज होता है। इसलिए न्यूट्रॉन अगर अपनी स्पिन स्टेट में होगा तो क्वार्क उसके डायनेमिक या रोटेशनल स्टेट में होंगे,
तो उन क्वार्क्स के कंपोजिशंस की वजह से एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा जिसकी वैल्यू होती है -1.9129 μm। तो ये आपको याद रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का कितना होता है, और ये उनके दोनों कंस्टेंट पार्टिकल होते हैं। अब यार ये तो आपको पता ही होगा, सबको दुनिया को पता है यार, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा, न्यूट्रॉन में कैसा होता है, जीरो होता है। तो अगर न्यूट्रल चार्ज वाले बहुत सारी चीजें मौजूद हैं और पॉजिटिव चार्ज वाली बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, तो फाइनली जो न्यूक्लियस पर चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। और हाई डेंस मैंने आपको पहले रदरफोर्ड स्कैटरिंग से प्रूफ कर देता है। अब करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की बात, कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कैसे रहती है, न्यूक्लियर फोर्स क्या काम करता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में। देखते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। न्यूक्लियर फोर्स, अच्छे से समझें कैसी बात कर रहे हो तुम, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। बीआर से ज्यादा आते हैं इसके क्वेश्चन। हेडिंग है अपनी न्यूक्लियर फोर्स, ओके, हैशटैग न्यूक्लियर फोर्स, NUCLER, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं भाई, तो सबसे पहले समझेंगे आवश्यकता क्यों पड़ी न्यूक्लियर फोर्स की। समझिए इस बात को, देखो थोड़ी लंबी कहानी है। लंबी कहानी ये है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं, ठीक। जब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद हैं तो पॉजिटिव के बीच में कूलॉम्बिक रिपल्सन लगना चाहिए था, पॉजिटिव के बीच में कूलॉम्बिक रिपल्सन लगना चाहिए था। और कूलॉम रिपल्सन लगने के बाद अगर कूलॉम रिपल्सन लग रहा है तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाना चाहिए था, उसके कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस स्टेबल है और भी ज्यादा रिजिड है। तो कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ऐसे है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस की शेप तो आपको पता है बहुत छोटी होती है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि एक प्रोटॉन सेम चार्ज पार्टिकल भी अट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चेंज पार्टिकल जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसका म्यून है, क्या है, म्यून है। अगर किसी को एक्सचेंज पार्टिकल की बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी थीम, एक्सचेंज पार्टिकल किसे कहते हैं। मान लीजिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आता है डायरेक्ट इंटरेक्शन थ्योरी। क्या आती है, डायरेक्ट इंटरेक्शन थ्योरी। डायरेक्ट इंटरेक्शन थ्योरी ये बताती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर फोर्स जो लगता है वो लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये डायरेक्ट फोर्स लग जाता है। दूसरा आता है क्लासिकल फील्ड थ्योरी, क्लासिकल फील्ड थ्योरी। तो क्लासिकल फील्ड थ्योरी में ये माना जाता है कि Q1 है और Q1 से मौजूदा स्थिति में एक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है, उस फील्ड प्रोड्यूस जो किया गया है उस फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा गया है और दूसरा चार्ज पार्टिकल पर Q1 द्वारा प्रोड्यूस जो फील्ड है वो Q2 से इंटरेक्ट करेगा, तब ऐसे इक्वल टू Q2E फोर्स लगता है। ये होती है क्लासिकल फील्ड थ्योरी। उसके बाद आता है आप क्लासिकल फील्ड थ्योरी को यहाँ पर पहले कंटिन्यूअस माना जाता है, ये माना जाता है कंटिन्यूअस CONTINUOUS, फिर माना जाता है क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज जब मानते हैं तो वहां से जन्म लेती है क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्या लेती है, क्वांटम फील्ड थ्योरी। एक्चुअली मुझे यहाँ पे जो डिस्क्रीट सिस्टम जो मैंने बनाया ना, क्वांटम टुकड़े बना रखे हैं, ये मुझे बाद में बनाना चाहिए थे। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी का अवधारणा है। क्वांटम फील्ड थ्योरी ये बताता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है तो वास्तव में पहले चार्ज पार्टिकल के फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा है और वो फील्ड उससे इंटरेक्ट करवा रहा है। वो फील्ड क्वांटाइज्ड होता है और उसके एक क्वांटा को वर्चुअल फोनोन कहते हैं। मतलब वहां से एक्सचेंज पार्टिकल का जन्म होता है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है, थ्योरी समझने में बड़ा मजा आएगा तुम्हें। क्वांटम फील्ड थ्योरी, एक चार्ज पार्टिकल है, ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है। मैंने कहा भाई तू इस पर फोर्स लगाया था, बोले मैं कैसे लगा दूंगा भाई। बोले आपने कभी सोचा है, इसने इसको खींचा, एक्सपेरिमेंटल डेटा है भाई, क्यों खींचा? आपने अभी तक कूलॉम इंटरेक्शन पढ़ा हुआ, Q1 Q2 द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बट इट डिपेंड्स ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पढ़ा होगा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है भाई फोर्स लगा क्या रहा है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि इस चार्ज ने अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करा हुआ जो क्वांटाइज्ड है और इस चार्ज उसको उस फील्ड पर रखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और जो फील्ड जो क्वांटाइज्ड है वहां पे वर्चुअल फोनोन क्रिएट होते हैं, वर्चुअल फोनोन एनिहिलेट होते हैं। तो यहां से फील्ड पार्टिकल जो है क्रिएट होगा और वो वर्चुअली यहां से निकल इसके द्वारा ट्रांसफॉर्म होगा फील्ड के द्वारा। तो एक फील्ड जो है वो मौजूदा स्थिति में वहां पर बल लगाएगी इस वाले चार्ज पार्टिकल, इसे कहते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो वहां पर वर्चुअल का कंसेप्ट आता है। वैसे एक्सचेंज पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो एक्सचेंज पार्टिकल जो है
यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो पाई मेसन होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का बात क्या, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर नेचर में मौजूद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ये होता है चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब बात ये आती है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जिसने आपके न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखा है। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस आर कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक, अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है भाई, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइन रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखने का काम करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स bind the nucleons inside the nucleus and it has following properties। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या खास बातें होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में। ठीक है, तो देखने वाली बात सबसे मजेदार ये है कि एक्सचेंज टाइप फोर्स, नंबर 1 इट इज एक्सचेंज फोर्स। अगर ये एक्सचेंज फोर्स है इसका मतलब क्या है, इसका एक एक्सचेंज पार्टिकल होगा एंड इट्स एक्सचेंज पार्टिकल, इट्स फील्ड पार्टिकल लिख दो, इट्स फील्ड पार्टिकल इज पाई मेसोन इसका फील्ड पार्टिकल है। पाई मेसोन कितने टाइप का हो सकता है, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो, 3 टाइप का हो सकता है पाई पार्टिकल। अब इसमें इंटरेक्शन कैसा होता है, इसमें इंटरेक्शन ऐसा होता है, प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन बनना चाह रहा है तो एक प्लस का पाई मेसोन निकालेगा, वो प्लस का पाई मेसोन अगर न्यूट्रॉन को मिलेगा तो वो एक प्रोटॉन बन सकता है। इसका मतलब इस प्रकार के इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो फील्ड पार्टिकल है, एक प्रोटॉन जो है एक पॉजिटिव पाई मेसन क्रिएट करता है, वो पॉजिटिव पाई मेसन कोई दूसरा न्यूट्रॉन लेगा और वो प्रोटॉन बन जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर, अब न्यूट्रॉन को देखो, न्यूट्रॉन क्या निकालता है, न्यूट्रॉन अपने अंदर से न्यूट्रल पाई मेसन निकालता है। न्यूट्रल पाई मेसन अगर प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, प्रोटॉन बनेगा। तो इस प्रकार क्या हो रहा है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में पाई मेसन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इस दौरान दोनों के बीच में इफेक्ट एक फोर्स जन्म लेता है जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, डॉग एनालॉजी कहा जाता है इसे। डॉग एनालॉजी कहता है कि मान लीजिए एक हड्डी है, और एक कुत्ते ने अपने मुंह से इधर से दबा रखा है, एक कुत्ते ने अपने से दबा। अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं तो मैं दो तरफ से मुंह से नहीं दबा सकता, तो इसलिए मान लीजिए कुत्ते ने इसे मुंह से इधर से दबा रखा है, एक कुत्ते ने मुंह से इधर से दबा रखा है। ठीक है, अब ये कुत्ता जो है इसको इधर खींचना चाह रहा है, तो ये कुत्ता इसको इधर खींचना चाह रहा है, तो दोनों दूर तो होना चाह रहे हैं पर दूर हो नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ही होता है प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स की स्थिति में। न्यूक्लियर फोर्स की स्थिति में कूलॉम्बिक रिपल्सन ये कहता है कि दो प्रोटॉन साथ नहीं रह सकते, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऐसा है जैसे कि दो कुत्तों के बीच में एक हड्डी हो, है समझ में? खींचेंगे, दूर जाना चाह रहे हैं, लगेगा भी दूर जाना चाह रहे हैं पर दूर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक क्या है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक एक्सचेंज टाइप का फोर्स है और इसका फील्ड पार्टिकल मेसोन होता है जिसमें पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो मेसोन्स होते हैं। अब बात करते हैं बाकी प्रॉपर्टीज क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बाकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टी एक हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बंद करते हैं मतलब ब्रैकेट को। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। दिस फोर्स इज शॉर्ट रेंज सैचुरेटेड फोर्स।
दिस फोर्स इज शॉर्ट रेंज सैचुरेटेड फोर्स का मतलब क्या होता है? सैचुरेशन का मतलब होता है कि बस संतुष्टि आ गई है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप बड़े बेकार एग्जांपल दे रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको क्लासिकल का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो सैचुरेशन का एग्जांपल क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल देता हूँ आपको। एक गिलास में पानी ले, चीनी डाले, घुमाए, वो वाला पानी ले, फिर चीनी डाले, घुमाए, चीनी डालते रहे, घुमाते रहे, चीनी डालते घुमाते रहे, पिघलती रहेगी, पिघलती रहेगी, पिघलती रहेगी, एक टाइम आएगा चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है, उसके बाद घुलना बंद हो गया। ठीक इसी प्रकार से न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेटेड होते हैं शॉर्ट रेंज में। ये जो प्रोटॉन है ये इंटरेक्ट करेगा, ये प्रोटॉन है वो इंटरेक्ट करेगा अपने पास वाले जो रीजन होगा, इस रीजन के जितने भी, इस रीजन में पास वाले जितने भी न्यूक्लियॉन्स आएंगे उन न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसका इस प्रोटॉन के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि इसी रीजन में ये शॉर्ट रेंज सैचुरेशन शो करता है। शॉर्ट रेंज सैचुरेशन का मतलब क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया शॉर्ट रेंज सैचुरेशन का मतलब क्या है कि ये जो है अपने निकटवर्ती न्यूक्लियॉन्स के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, दूर वाले न्यूक्लियॉन्स जो है अपने निकटवर्ती न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज सैचुरेशन शो करता है। ठीक, मतलब इस इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो प्रोड्यूस हुआ होगा न्यूक्लियर फोर्स, जो भी एक्सचेंज पार्टिकल का, वो इस रेंज तक ही होगा, वो इस रेंज तक ही होगा। इसी कारण, इस प्रॉपर्टी कारण, शॉर्ट रेंज सैचुरेशन प्रॉपर्टी कारण ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स अगर आप किसी सिस्टम का निकालें वो कांस्टेंट आता है। तो मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पे, बढ़िया करके लिखते हैं ब्लू पेन से, मार्कर से। दूसरा पॉइंट था दिस फोर्स इज शॉर्ट रेंज सैचुरेटेड फोर्स, दैट्स व्हाई इसी कारण द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस रिमेन कांस्टेंट। यही कारण है जिसके वजह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कांस्टेंट होता है। क्योंकि अगर दो न्यूक्लियस के बीच में आपका जो बॉन्ड बना हुआ है, उससे मैं कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बॉन्ड बना हुआ है और इसका इस तीसरे वाले के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब दो इंडिविजुअली आप यहां देखोगे, इसके को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब हुआ सेम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने की वजह से बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन कांस्टेंट हो जाता है। तो सबसे अच्छा पॉइंट है आपका, द न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज सैचुरेटेड फोर्स एंड दैट्स व्हाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, देखो एलिमेंट चेंज करने पर बाइंडिंग एनर्जी चेंज होती है, एवरीवन नोस, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन एक एलिमेंट के, एक न्यूक्लियस के लिए अगर आप निकालें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस तो वो कांस्टेंट रहती है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं तो भाई तीसरा पॉइंट आता है, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। वाओ क्या बात बताई, चार्ज इंडिपेंडेंट एंड स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। इसका मतलब ये चार्ज इंडिपेंडेंट कोई नई बात नहीं पता है, जैसा कि हमें न्यूक्लियस में दिख रहा है कि प्रोटॉन एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर प्रोटॉन एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बड़ी सीधी सी बात है, प्लस प्लस तो इंटरेक्ट करने चाहिए कूलॉम इंटरेक्शन की वजह से। तो इसका मतलब चार्ज से इंडिपेंडेंसी रखा है कि यहाँ पर जो होता है न्यूट्रल भी पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव भी न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकता है। कूलॉम इंटरेक्शन की तरह ये रिपल्सर अट्रैक्शन नहीं होता, ये जस्ट अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स है। यहाँ लिखा है द फोर्स इज शॉर्ट रेंज सैचुरेटेड, और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट इज ए चार्ज इंडिपेंडेंट स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, स्पिन डिपेंडेंट शॉर्ट रेंज फोर्स लिख देता हूं। एंड क्या लिखा है फिर से पढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट है इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड स्पिन डिपेंडेंट शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स हो गया। चार्ज इंडिपेंडेंट तो आपको दिख रहा है यार, प्लस प्लस इंटरेक्ट कर रहे हैं। स्पिन डिपेंडेंट मतलब स्पिन डिपेंडेंसी रखता है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपको बताता हूं तो ये है नॉन सेंट्रल। इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स एंड वेलोसिटी इंडिपेंडेंट फोर्स। देखो ये बहुत अच्छी बात है। नॉन सेंट्रल किसे कहते हैं? आपको नॉन सेंट्रल समझने के लिए आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का सेंट्रल फोर्स का चैप्टर पता होना चाहिए। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो किसी चीज को सेंटर की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये न्यूक्लियस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा। ये फोर्स लग रहा है mv²/r। क्या लग रहा है? mv²/r, क्योंकि ये सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ये देखो फोर्स लग रहा है mv²/r। तो ये न्यूक्लियस की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब जो अभिकेंद्र बल है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो एक सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। कूलॉम इंटरेक्शन एक सेंट्रल फोर्स है। लेकिन ये फोर्स, ये शॉर्ट रेंज सैचुरेशन फोर्स है जो कि नॉन सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये किसी को अपने सेंटर की तरफ नहीं खींचता। अगर आप सोच रहे हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको बताएं वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन sp-df ऑर्बिटल में एटम्स के अंदर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह
प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस सेल पर अरेंज्ड रहते हैं। न्यूक्लियस सेल मॉडल में ये बताया गया, क्यों आपके जेम के सिलेबस में नहीं है तो मैं ज्यादा उसकी तरफ नहीं जा रहा। बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहूँ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी भी इसलिए नहीं खींचते कि उन्हें सेंटर की तरफ जाना हो, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर जाने पर न्यूक्लियस को नहीं पता कि कहाँ उसका सेंटर है और कहाँ उसे खींचना है। बिकॉज एटम में इलेक्ट्रॉन को सेंटर की ओर कौन खींच रहा है? न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियस के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल है उन्हें सेंटर तक कौन खींचेगा जब कोई चीज मौजूद नहीं है, इसलिए ये चीज नॉन सेंट्रल हो जाती है। बात समझ आ रही है? आ रही होगी, समझ में आई रही। शॉर्ट रेंज सैचुरेशन है, नॉन सेंट्रल हो गया, नॉन सेंट्रल मतलब किसी तरह नहीं खींचेगा। और नॉन सेंट्रल होते हैं, यहाँ बहुत सारी बातें आ जाती हैं। नॉन सेंट्रल इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव है। इसका मतलब क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम विल नॉट कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम विल नॉट कंजर्व। नंबर 2, motion will not be in plane, motion will not be in plane, curl of the force of field will not be zero, curl of force of field will not be zero। तो ये सारी चीजें आपकी जो है नॉन सेंट्रल की वजह से आती है, क्योंकि सेंट्रल की प्रॉपर्टी अगर कोई फोर्स सेंटर है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है मोशन के दौरान, और मोशन एक प्लेन में होती है, विल नॉट बी इन प्लेन, ये प्लेन है भाई, और कर्ल ऑफ फील्ड जो है वो नॉन जीरो आता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई। शॉर्ट रेंज सैचुरेशन हो गया, चार्ज इंडिपेंडेंसी हो गया, नॉन सेंट्रल फोर्स और वेलोसिटी इंडिपेंडेंसी हो गया, और एक्सचेंज पार्टिकल मैंने आपको बता ही दिया। और कुछ बताया इसकी प्रॉपर्टीज में? शॉर्ट रेंज, युकावा प्रिंसिपल, युकावा पोटेंशियल, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैं न्यूक्लियर फोर्स में बताने का चाह रहा था। और न्यूक्लियर फोर्स हैवी डोमिनेटिंग होता है। एक चीज बता दूं मैं आपको, एक चीज और बता दूं कि न्यूक्लियर डीके कैसे होता है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में लिख देता हूं, व्हेन, अच्छा एक बात तो समझो, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज? इसको हेडिंग बना के पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और समझते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेना भाई, एक एक प्रॉपर्टी ऐसी आ जाती है कुछ टिक मारने को। जब में खैर नहीं आएगी पर उसमें आ जाती है। जब आप कई इसरो वगैरह का एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन एमसीक्यू ज्यादा आते हैं, वहां पे हो जाता है। तो हम बात करेंगे व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज। ठीक है, इसको हेडिंग के जरिए पढ़ते हैं, हेडिंग से पढ़ते हैं। तो हेडिंग है आपकी व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन will increase in the nucleus by in the nucleus। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज हो रहे हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, एक्सचेंज पार्टिकल होता है, और स्पिन डिपेंडेंसी रखता है, चार्ज इंडिपेंडेंस, वो सारी बातचीत थी। शॉर्ट रेंज का मतलब ये हुआ कि अगर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, एक मिनट रुको, न्यूक्लियस को छोटा बनाओ, तो मान लीजिए आपके पास अगर ये न्यूक्लियस है और अच्छा, व्हाट विल हैपन व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज करने हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन के इंटरेक्शन जो लग रहा है वो किस प्रकार से लग रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या चार्ज डिपेंडेंसी रखता है, नहीं रखता है, चार्ज डिपेंडेंसी नहीं रखता है, स्पिन डिपेंडेंसी रखता है, सैचुरेशन है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? शॉर्ट रेंज फोर्स में आप एक न्यूक्लियस बनाएं और न्यूक्लियस के अंदर देखें प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कुछ है, उसको पास लाएंगे, इतना करेंगे तो वहां पर जो है न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट होगा। तो यहां पर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स जो किससे ज्यादा होता है? वो ज्यादा होता है कूलॉम इंटरेक्शन से, कूलॉम इंटरेक्शन से ज्यादा होता है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहे हैं तो न्यूट्रॉन कहाँ आएंगे? कहीं भी आए, प्रोटॉन के बीच में ही आएंगे। तो मैंने यहां ला दिया मान लो न्यूट्रॉन। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते हैं तो दो प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। उस स्थिति में कूलॉम इंटरेक्शन जो है, कूलॉम इंटरेक्शन डोमिनेट करता है न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर। स्पेलिंग ठीक कर लो भाई, NU डोमिनेट करता है न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर, NuCle न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर। और न्यूक्लियर फोर्स पर अगर कूलॉम इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए तो आपको पता है कूलॉम इंटरेक्शन कहता है प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करना पड़ेगा,
उस स्थिति में न्यूक्लियर टूटना चालू कर देता है, न्यूक्लियर टूटना चालू कर देता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब बाहर निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, प्रोटॉन टूट के बाहर निकलेंगे और बाहर आते ही बाहर के एटमोस्फेयर में डीके होने के बाद प्रोटॉन कुछ और पार्टिकल में तब्दील हो जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन टूट कर जब बाहर निकलेगा तो किसी और पार्टिकल। तो इस चीज को ऐसा ना कहकर हम बोल देते हैं व्हेन द n/p रेशियो बिकम greater than 1.5 then nucleus become unstable। अगर n/p का रेशियो 1.5 से ज्यादा हो जाए तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। n/p का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से अगर ज्यादा हो जाए तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। रीजन ये है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ने के बाद प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ने लग जाती है, तो कार्य करने वाला न्यूक्लियर फोर्स जो कि एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, उसमें डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण वहां पर कूलॉम इंटरेक्शन ज्यादा वैलिड होने लग जाता है, ज्यादा डोमिनेट करने लग जाता है, तो वहां न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाता है। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पैरामीटर है कि n/p का रेशियो जो है 1.5 से कम होना चाहिए। तो हमने बहुत सारी जानकारी ले ली न्यूक्लियस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व को एनालाइज करेंगे, और उससे पहले मैं आपको छोटे छोटे पैरामीटर्स बताता हूँ, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें ना। ठीक, स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। किसकी? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक। रिप्रेजेंटेशन मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल क्या होगा? वो होगा ZXA। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस जेड। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन for the following elements। एलिमेंट दे रखे हैं 1s3, 7n13, 6c14, तो इनमें निकालना है। साफ साफ दिख रहा है, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, जेड की वैल्यू 1 आ गई, न्यूट्रॉन 3 में से क्या दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया? 2। जेड की वैल्यू को पी की वैल्यू भी कहते हैं। जेड की वैल्यू 7 आ गई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना गया? 7 3 10 3 और 3 6। देख लो यार, 7 3 10 3 और 3 6। जेड की वैल्यू 6 आ गई और 6 6 4 10 4 4 8। देख लो ध्यान से यार, 14 में 6 घटाना है, 14 में 6 घटाना, 6 4 10 4 4 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया? 8 आ गया। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाले थे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले में से ये घटाना है, मास नंबर में से। इसको मास नंबर कहते हैं यार, नाम इतना भी याद नहीं होगा तो बात खराब हो जाएगा, बहुत बड़े लेवल पर चल रही बात खराब हो जाएगी। तो ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास नंबर होता है। बहुत इजी कंसेप्ट है, हमने आपको बता दिया कि एटॉमिक नंबर को कैसे देखते हैं और मास नंबर को कैसे देखते हैं। अब आगे चलते हैं यहाँ पे आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में पूछते हो, क्योंकि कई बार एक बार विकल्प बन जाता है एक आध नंबर का, तो उसे भी हमें नहीं छोड़ना। तो देखते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स या मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स हिंदी में कहते हैं इसे समस्थानिक। द एलिमेंट्स whose atomic number are same, atomic numbers are same but mass number is different, called isotopes। समस्थानिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर
हाइड्रोजन के ले लो 3 समस्थानिक 1H1 1H2 1H3, इसे कहते हैं प्रोटियम डाइटम ट्राइटम। क्या मतलब है? प्रोट्रियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम। उसके बाद आता है आपका कार्बन के समस्थानिक आते हैं 6C12 6C14 6C13। ठीक, तो ये हो गया समस्थानिक, क्योंकि इनके नीचे की चीज सेम है ना। देखो एटॉमिक नंबर सेम हो गया, एटॉमिक नंबर सेम हो गया, मास नंबर अलग हो गया, तो समस्थानिक आइसोटॉप्स कहा जाता है। दूसरा आता है आपका आइसोबार्स, इन्हें कहा था समभारिक। The elements whose mass number are same, the elements whose mass number are same but atomic number are different, but atomic number are different, called isobars, called isobars. Example 7 and ये ले लो 13, कार्बन का C13 ले लो। तो इसमें क्या मास नंबर सेम आ रहे हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये क्या हो गया? आइसोबार्स हो गए। थर्ड लेते हैं आइसोटोन्स, सम न्यूटोनिक, यानी कहते हैं सम न्यूटोनिक, सम न्यूटोनिक। The elements whose number of neutrons are same, called isotones। जैसे समझ सकते हैं, मैं मिटाता हूँ। ऐसा समझ सकते हैं, सम न्यूटोनिक। मान लो एक एलिमेंट ये है x, एक का नाम है x डैश, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? यहाँ z लिखते हैं और यहाँ पे a लिखते हैं, इसका कितना लिखते हैं? z डैश और यहाँ a डैश। अगर इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे n इक्वल टू क्या निकाला जाएगा? a माइनस जेड, इसका निकाल जाएगा तो कितना है? n डैश इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का निकाल दो a डैश माइनस जेड डैश। अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो सिस्टम को सम न्यूटोनिक कहा जाएगा। ये कहाँ काम देते हैं? ये वहां काम देते हैं अगर किसी स्थिति में आपके पास, आप BHU का पेपर दे रहे हैं, जामिया का पेपर दे रहे हैं, तो वहां पर आपको दो दो ग्रुप में एलिमेंट दे देगा, बताओ इन ग्रुप में से कौन से सम न्यूटोनिक हैं, मतलब आइसोटोन्स हैं। तो आइसोटोन्स की स्थिति में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करने और जिन दो ग्रुप के मैच कर जाए उन्हें कहा जाता है सम न्यूटोनिक। आगे चलते हैं, आगे का नाम है जिसका नाम है मिरर न्यूक्लियाई। तीसरा चौथा हो गया, पहला था फर्स्ट था आपका आइसोटॉप्स, दूसरा था आइसोबार्स, तीसरा था आइसोटोन्स, चौथा है आपका मिरर न्यूक्लियाई, MIRROR, मिरर न्यूक्लियाई। The elements whose number of proton and number of neutron have cross relation, have mirror relation, mirror relation called mirror nuclei, mirror nuclei, उन्हें mirror nuclei कहा जाता है। एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल अपने पास होगा यहाँ पर। एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है आपका mirror nuclei 6C11 5B11। एग्जाम्पल 6C11 5B11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? Z इक्वल टू 6। नंबर न्यूट्रॉन कितना है? 6 है ना, तो नंबर न्यूट्रॉन कहेंगे 11 में 6 गया, 6 ज्यादा 4 5। एटॉमिक नंबर कितना है? Z इक्वल टू 5। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? N इक्वल टू 11 में 5 गया, 5 और 5 10 5 और 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके बराबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके बराबर। तो क्रॉस रिलेशन जो मिरर रिलेशन है
अगर ऐसा किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में मिल रहा है तो उन दोनों को मिरर न्यूक्लियाई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मिरर न्यूक्लियाई। तो इन चारों में से अगर छोटे मोटे क्वेश्चन बने तो इनमें से बनेंगे आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार और मिरर न्यूक्लियाई। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे जो आपका आता है वो आता है न्यूक्लियर शेप के बारे में, कि न्यूक्लियस की शेप कैसे डिसाइड की जाती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लियर शेप क्या होती है। न्यूक्लियर शेप, ओके, राइट डालते हैं हैशटैग न्यूक्लियर शेप, हैशटैग न्यूक्लियर शेप। देखो न्यूक्लियर शेप को डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सिंपलेस्ट तो ये होता है कि आप क्वाड्रुपल मूवमेंट, उससे पहले आपको रेडियस के बारे में बता दो, न्यूक्लियर रेडियस कैसे दिखाई जाती है। इट इज क्लियर दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस is proportional to the mass number of the nucleus। बिकॉज ऑफ रो की वैल्यू कितनी होती है? तो रो की वैल्यू होती है आपका v अपॉन, ऐसे कर लो, क्या लिखा है बताओ? ये लिखा है इट इज क्लियर दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। मास नंबर को अगर ये मान लो और वॉल्यूम को भी मान लो तो किस प्रकार से इस रिप्रेजेंटेशन को लिया जाएगा? तो वॉल्यूम को मैंने मानता हूं v और मास नंबर को मैं मानता हूं, मास नंबर को मान लिया a। लेट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज v एंड मास नंबर इज a, देन v प्रोपोर्शनल टू ये ले जाएगा। स्फेरिकल मानेंगे तो वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R लिख लेते हैं, कैपिटल R क्यूब प्रोपोर्शनल टू a एम्प्लाइज r प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3। कांस्टेंट लेंगे, एम्प्लाइज r इक्वल टू r नॉट इंटू a टू द पावर 1/3, where r naught is equal to, r naught is a constant, is a constant। ठीक, और इसमें आपको जो कांस्टेंट क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा। मान लीजिए आपको दो मास नंबर दे रखे हैं और दो एलिमेंट के मास नंबर दे रखे हैं और एक का आपको पता है कि रेडियस कितना है और दूसरे का रेडियस पूछ रहा है, या दोनों के रेडियस का रेशियो देख रहा है, दे रखा है, मास नंबर का रेशियो पूछ रहा है। तो ये इस पर क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है। तो फॉर्मूले जितने हैं वो याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मूवमेंट की। हैशटैग न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मूवमेंट, क्वाड्रुपल मूवमेंट डिसाइड किया जाता है क्यों से। फॉर्मूला आपको पता होना, जिसका फॉर्मूला होता है एम्प्लाइज q इक्वल टू 1/e इंटीग्रल 3z² माइनस r² इंटू रो डी। ये न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मूवमेंट का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला और है जो क्वांटम नंबर पर बेस्ड होता है, वही मैं आपको बता देता हूँ। एक और फॉर्मूला है जो क्वांटम नंबर डिसाइड करता है। फॉर्मूला का q इक्वल टू 1/e इंटीग्रल 3z² माइनस r² इंटू रो डी। ये कोई है दूसरा क्वांटम नंबर पर बेस्ड। ओके, देखते हैं क्या फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है q इक्वल टू माइनस का 3/5 ब्रैकेट में 2i माइनस 1 अपॉन 2i प्लस 2 इंटू r², वेयर r इक्वल टू r नॉट इंटू a टू द पावर 1/3 और i इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये फॉर्मूला आपकी इच्छा है कि आप याद करना चाहें या ना चाहें, बिकॉज ऑफ इसका यूज नहीं होगा, ना के बराबर यूज होता है। लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आ रही है कि आपको न्यूक्लियर शेप डिसाइड करें तो आप स्पिन क्वांटम नंबर के बेस अगर दे रखा है तो आप कर सकते हैं। अब ये डिसाइड कैसे करता है? फर्स्ट केस ये है इसमें, फर्स्ट केस अगर आपका जो है क्यू की वैल्यू 0 आ जाए, द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, द शेप of the nucleus will be spherical, will be spherical होगी। ठीक, मतलब ऐसे होगी। सेकंड केस क्या आता है इसमें? सेकंड केस q इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब q पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन 0 होता है,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, द शेप ऑफ द न्यूक्लियस विल बी प्रोलेट स्फेरॉइड, प्रोलेट स्फेरॉइड होगा। ठीक है, उसको कैसे दिखाते हैं, उसको ऐसे दिखाते हैं, उसको ऐसे दिखाते हैं प्रोलेट स्फेरॉइड को। याद रहे ये प्रोलेट स्फेरॉइड है, इलिप्स नहीं है, इलिप्स 2D में होता है, ये 3D में प्रोलेट स्फेरॉइड हो गया। अगला केस आता है आपका, अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो, अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो, थर्ड केस, if Q is negative, the shape of the nucleus will be oblate spheroid। क्या होगा, ओवलेट स्फेरॉइड होगा। डायग्राम ऐसा होता है इसका, ओवलेट स्फेरॉइड का ऐसा। तो याद रखेंगे कि ओवलेट स्फेरॉइड, पृथ्वी के शेप कैसी है अगर कोई पूछता है तो आपको कभी भी स्फेरिकल नहीं बोलनी, जो स्टैंडर्ड शेप होती है वो वास्तव में होती है ओवलेट स्फेरॉइड, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी की शेप ऐसी होती है। वो बात अलग है कि ज्यादा मुड़ी हुई ना हो, और वो भी ओवलेट शेप में आती है। कैसे आती है, ओवलेट स्फेरॉइड, दिस इज शेप ऑफ द। तो हम मैग्नेटिक, क्या नाम होता है इसका, क्वाड्रुपल मूवमेंट, क्वाड्रुपल मूवमेंट के बेस पर हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियस की शेप कैसी होगी। ठीक है, वो भी पता है हमें, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है शेप ऑफ एटम डिस्टॉर्ट होते रहती है। तो अब बात करते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा हो, छोटे छोटे टॉपिक है। बाइंडिंग एनर्जी का अच्छा टॉपिक है, तो समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और किस चीज को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, सब चीज को अच्छे से समझेंगे बाइंडिंग एनर्जी क्या है। ओके सर, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद, और ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ओके। तो थोड़ा हेडिंग डालते हैं, हैशटैग बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ENERG। तो बाइंडिंग एनर्जी कहते किसे हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज को बाइंड करना है। बाइंडिंग एनर्जी का अर्थ होता है कि किसी चीज को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, और वास्तव में वही बाइंड करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट। आप समझे, देखो मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियस है, देखो समझो बाइंडिंग एनर्जी कहते किसे। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनमें क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से भी, दो प्रोटॉन पर सेम पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बंधे रहते हैं। तो न्यूक्लियस जो कि स्टेबल है वो बंधा हुआ है, किसकी वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं। इनके एक एक कांस्टेंट पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एवरी constituent particle of the nucleus called binding energy of nucleus। मैंने क्या बताया, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एवरी कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस। मतलब ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है, इसमें एक एक पार्टिकल को अलग अलग सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहलाएगी। दूसरी बात, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों, क्योंकि इसके बीच में लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी की मात्रा ही कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं सोल्डरिंग सैचुरेशन में आपको बता दी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम देखेंगे इसको बनाने में कितनी एनर्जी लगी हुई है, समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो होता है
कि 2 चार्ज पार्टिकल से सिस्टम बनाना। देखो कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये प्रोटॉन है, मैंने कहा पास आगे यार एक सिस्टम बना के दिखाओ। तो इस प्रोटॉन ने कहा कि मैं इसके बिल्कुल पास नहीं आऊंगा बिकॉज ऑफ इस पर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने कहा भाई तेरे पे भी तो बोलो कोई बात नहीं, पास लाने की कोशिश करो। जब मैंने पास लाने की कोशिश करी तो आर विल बी स्मॉल, जब आर स्मॉल होगा 1/4 नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्मॉल पोटेंशियल ज्यादा, आर स्मॉल पोटेंशियल और ज्यादा, फोर्स ज्यादा, तो सिस्टम मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद तब ये पास आएंगे। और जब मैंने इतना पास ला दूंगा कि न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो जाए, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, जब न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो जाए तब मैंने छोड़ूंगा तो भी ये दूर नहीं जाएंगे। तो उस स्थिति तक लाने के लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को ही बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं सिस्टम को बनाने के लिए। और अब मैं इसको अगर तोड़ना चाहूं तो मुझे उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी मैं इसे बनाने के लिए यूज कर रहा हूं। दैट्स व्हाई वी कैन से बाइंडिंग एनर्जी, किसी को बाइंड करने के लिए ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, टू सेपरेट द एवरी कांस्टेंट पार्टिकल इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर यहां से मैं किसी क्लासिकल मैग्नेटिक एग्जांपल हुई, पत्थर को फेंकूं स्पेस से बाहर जाने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की उसे स्पीड देनी पड़ेगी। अगर मून से या स्पेस से कोई पत्थर छोड़ा जाए ऐसे करके फ्रीली, तो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में पास हो रहा है तो यहां तक आते समय उसकी स्पीड 11.2 ही होगी। मतलब जाते समय और आते समय स्पीड सेम रहेगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बात क्या चल रही थी? हाँ, बात चली बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने से मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं मास डिफेक्ट क्या होगा। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट को समझते हैं। मास डिफेक्ट क्या है? एक थाली है, एक थाली है, थाली पर मैंने कहा कि इस वाले प्रोटोन को जरा इन 2 पॉइंटों पर ला दो। इस वाले प्रोटोन को उठाकर जरा इन 2 पॉइंटों पर ला दो। तो उस इंसान ने, जिसे मैंने कहा, उसने लाने की कोशिश करी यहां से यहां, यहां से यहां, तो बहुत मेहनत लगी उसे, बिकॉज प्रोटोन हैव सेम चार्ज, दैट्स व्हाई दे रिपेल टू ईच अदर। और जबरदस्ती बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद जब वो यहां तक लाया, उसका पसीना छूट गया और मेहनत करके उसने जैसे तैसे करके यहां तक लाया। और लाने के बाद बोला देखो मैंने ला दिया, लाओ मुझे पैसे दो, लाओ मुझे पैसे दो। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो वर्क किया है, जो एनर्जी की, उसकी भरपाई मांग रहा है, उसके पैसे मांग रहा है। इसका मतलब सिस्टम को बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं खर्चा करना पड़ेगा। अगर सिस्टम को बना रहे हैं आप तो कहीं ना कहीं खर्चा करना पड़ेगा। वही होता है सेम न्यूक्लियस के साथ। जब आप न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस बनाते समय आप ऐसा मान के चलते, देखो रिवर्स थ्योरी बता रहा हूं मैं रिवर्स थ्योरी इसलिए बता रहा हूं कि जो हम अगर डायरेक्ट थ्योरी पढ़ेंगे, डायरेक्ट वे में चलेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए रिवर्स थ्योरी में ये मानो कि ईश्वर ने या जिस भी नेचर ने जब न्यूक्लियस बनाया होगा, तो न्यूक्लियस डिजाइन किया गया हो, तो कैसा होगा कि न्यूक्लियस डिजाइन किया होगा तो प्रोटॉन पकड़ा होगा, एक दूसरा प्रोटॉन पकड़ा होगा, एक तीसरा प्रोटॉन पकड़ा होगा, एक न्यूट्रॉन पकड़ा होगा, एक न्यूट्रॉन पकड़ा होगा, एक न्यूट्रॉन पकड़ा होगा। सबको इस पॉइंट के पास लाना है। तो प्रोटॉन को यहां लाए, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब दूसरा प्रोटॉन उसके पास लाए तो वर्क करना पड़ा, तीसरा प्रोटॉन उसके पास लाए तो वर्क करना पड़ा, न्यूट्रॉन उसके पास लाए तो वर्क करना पड़ा, ये लाए तो वर्क करना पड़ा, ये तो न्यूट्रॉन में वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर लाने के जब न्यूक्लियस को डिजाइन किया, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बनाया मैंने, न्यूक्लियस, तो बात आ रही थी इन सब के अलग अलग मास को जोड़ूंगा मैं, इन सब के अलग अलग मास को जोड़ूंगा मैं। उसकी कंपेयर में न्यूक्लियस का मास कम आ रहा था। समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए, बहुत ही बेकार एग्जांपल दूंगा, देखो समझो। मान लीजिए इसका वजन 1 किलो है, इसलिए बोला था बेकार एग्जांपल है। मान लीजिए ये प्रोटॉन वजन 1 किलो है, ये न्यूट्रॉन 2 किलो, ज्यादा होता है। प्रोटॉन 1 किलो, न्यूट्रॉन 2 किलो, प्रोटॉन 1 किलो, 1 किलो, न्यूट्रॉन 2 किलो। तो अगर इन सब से मिलकर ये न्यूक्लियस बना है, अगर इन सब से मिलकर ये न्यूक्लियस बना है, तो न्यूक्लियस का वजन कितना होना चाहिए? देखते हैं। 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 किलो होना चाहिए। लेकिन बट इट्स वेट इज 8.7 किलो। समझने बात को क्या हुआ? मैंने बताया कि जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर आप इसे बनाना चाह रहे थे, बनने के बाद उसका वजन उतना नहीं है जितना आप सोच रहे थे, कुछ कम है। हमसे पूछा भाई क्यों कम है? तो समझो कुछ इस तरीके से, ईश्वर या किसी प्राकृतिक स्रोत के द्वारा जब न्यूक्लियस का निर्माण हुआ होगा, तो उस समय न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जब लाया गया न्यूक्लियस बनाने के लिए, न्यूक्लियस चार्ज सिस्टम, तो न्यूक्लियस बनाने के लिए प्रोटॉन को लाया गया, दूसरा प्रोटॉन को लाया गया, तीसरे प्रोटॉन को लाया गया, तो वो नहीं आ रहे थे।
जब नहीं आ रहे थे तो जो बंदा बंदा कह सकते हैं, एग्जाम्पल चल रहा है, तो जो बंदा उन्हें लाने की कोशिश कर रहा होगा उसे अपनी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। अब जैसे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ती, उन्हें सिस्टम बनाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमें इतनी मेहनत लगी, हमें लाओ पैसे दो, आपका 9 किलो का सिस्टम बन गया। लेकिन उसे ये भी पता है कि मैं पैसे देने वाला नहीं हूं। अगर मैं पैसे देने वाला नहीं हूं तो क्या करेगा? वो करेगा कुछ ऐसा कि वो इनमें से ही कुछ कटौती कर लेगा, 3 ग्राम यहाँ 2 ग्राम यहाँ कुछ कटौती कर लेगा कि न्यूक्लियस बनाने के बाद मुझे न्यूक्लियस बना हुआ दिख जाए और उसकी भी वहां कमाई निकल जाए इनमें से ही, तो कटौती कर लेगा। दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि जब कभी न्यूक्लियन से न्यूक्लियस का निर्माण होता है तो निर्माण के दौरान 2 चार्ज पार्टिकल, सेम चार्ज पार्टिकल पास आते हैं जो कि नहीं आना चाहते, तो हमें उस पर ओवरऑल वर्क करना पड़ता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी उन कांस्टेंट पार्टिकल के मास से ही ले ली जाती है, ये एनर्जी इन कांस्टेंट पार्टिकल के मास से ही ले ली जाती है। दैट्स व्हाई जो सिस्टम का निर्माण होता है उसका मास थोड़ा कम होता है, बिकॉज बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। अरे समझो यार, समझ नहीं रहे बात को। मैंने कहा प्रोटॉन पास क्यों आएंगे? एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से आएगा पता नहीं, तो एनर्जी वो इन्हीं के मास से ली जाएगी। जब मास से एनर्जी ले लेंगे तो इसका मतलब इसका जो पार्टिकल का मास आप निकालोगे, इसके पार्टिकल्स का जो मास निकालोगे आप, उनका मास ज्यादा बैठेगा कंपेयर टू सिस्टम के मास से, और जो डिफेक्ट आएगा, जो अंतर आएगा उसे मास डिफेक्ट कहते हैं। मैं एक डायग्राम के जरिए भी मास डिफेक्ट को समझाना चाहूंगा, अगर आप समझ जाए तो, और फिर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मास डिफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जरा, ये हेडिंग डाल दी मास डिफेक्ट। मान लीजिए आपके पास ये तराजू है, तराजू के 2 पलड़े हैं, ऐसा होता है तराजू के 2 पलड़े हैं। मैंने कहा तराजू अच्छा नहीं बना, अच्छे से बनाते हैं, ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। मान लीजिए आपके पास ये तराजू है और ये इसका सेंटर्ड है जहां से इसे बांधा गया है, इसके 2 पलड़े हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड स्टेट में। बहुत बिल्कुल बेकार एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझ लेना भी, ये बैलेंस स्टेट में है, ठीक है। जब ये बैलेंस स्टेट में है तो मैंने कहा भाई तुम तो बिल्कुल संतुलन की स्थिति में, बोला हाँ सर मैं भी खाली, ये भी खाली, बराबर 0 किलो बैलेंस स्टेट में, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुआ कि मैंने यहां पर रखे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रखे थे, क्या नाम इसका नाम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन हो गए? 1 2 3, तो 3 प्रोटॉन रख दो, P प्लस कितने न्यूट्रॉन है? 1 2 3 न्यूट्रॉन रख दो, न्यूट्रॉन। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दिए और एक तरफ जो न्यूक्लियस बना है वो रख दिया। तो जैसे ही मैंने देखा तो ये वाला पलड़ा जो है थोड़ा भारी हो गया था, मतलब नई स्टेट जो आएगी वो ऐसे आएगी, और मैं नई स्टेट जो आएगी ये आएगी इसकी, समझ में आई नहीं आई? समझे बच्चों? ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास उस न्यूक्लियस के मास से स्लाइटली ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ, मैंने आपको कहानी बता दी। तो अब कितना ज्यादा होता है उसे ही मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट अगर आपको निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, समझे? तो मास डिफेक्ट क्या होगा? एम्प्लाइज मास डिफेक्ट डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो नीचे वाली चीज मिटा देते हैं और देखते हैं कितना मास है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, कितना मास है न्यूक्लियस का, और फिर हम अच्छी तरीके से मास डिफेक्ट आपको निकाल के दिखाते हैं आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। देखते हैं कंस्टेंट। तो आप बताओ कंस्टेंट पार्टिकल क्या है, ठीक है। मान लो एलिमेंट जो आपका पास ये है, कहां लिखो एलिमेंट, यहाँ बीचों बीच लिख देते हैं बैलेंस पे। तो एलिमेंट का सिंबल में मान लो एक्स एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर जो है ए है, मास नंबर ए, करेक्ट। कैसे लिखेंगे? ठीक है, मास डिफेक्ट कैसे निकाला जाएगा?
मास डिफेक्ट होता है डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक एलिमेंट माना मैंने x, एटॉमिक नंबर है z, मास नंबर है a। तो मैंने पूछा भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने z है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने z है। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू z। देखा नंबर किस तरह से कर लें, ओके जी, नंबर NUMBER नंबर ऑफ प्रोटॉन z है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए a माइनस z, निकालना सिखा दिया था। अब लगाओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट मास ऑफ प्रोटॉन, ये मान रहा हूं मैं, मास ऑफ प्रोटॉन मान लिया mp है प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया mn हो गया। तो अब बात आती है मास डिफेक्ट निकालने के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा m इक्वल टू मास ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल। ठीक है, मास ऑफ कंस्टेंट मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास देखना है। तो एक नाभिक के अंदर प्रोटॉन का मास कितना होता है mp, कितने प्रोटॉन है z, तो ZnP, सारे प्रोटॉन का मास जुड़ गया। न्यूट्रॉन मास कितना होता है mn, कितने न्यूट्रॉन है a माइनस z, तो सारे न्यूट्रॉन का मास जुड़ गया। इनको जोड़ोगे तो ये कंस्टेंट पार्टिकल का मास आ गया। इसमें न्यूक्लियस का मास को कैपिटल M मानेंगे, तो ये मैंने कैपिटल M घटा दिया, तो ये आपका मास डिफेक्ट आ गया। एम्प्लाइज डेल्टा M इक्वल टू आ गया ब्रैकेट में ZnP प्लस a माइनस ZmN ब्रैकेट बंद माइनस m, ये आपका मास डिफेक्ट आ गया। ठीक, इस फॉर्मूले को ही मास डिफेक्ट कहा जाता है। अब बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, इसके द्वारा मैथमेटिकल डेफिनेशन देता हूं मैं, ऊपर वाली चीज को मिटाते हैं। अब क्या है, मास जो लेगा वो, और चाहिए थी एनर्जी, तो इस मास को ही वो एनर्जी में कन्वर्ट करके एनर्जी की तरह यूज करेगा। देखो क्या बनेगा, सो ब्लैक पेन लिखते हैं, ये मास डिफेक्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे 2। सो बाय आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन एनर्जी corresponding to this mass defect, corresponding to this mass defect कितना निकलेगा, देखो आइंस्टाइन E इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो फिर समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रोटॉन लाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी थी, जबकि मैंने कहा कि मास चुराता है वो उसमें से पार्टिकल्स में से, अगर मास चुरा रहा है तो मास को फिर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है। तो सो बाय आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस मास डिफेक्ट विल बी E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर डेल्टा m इंटू c स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी हो गई, E इक्वल टू डेल्टा m की वैल्यू कितनी है ZmP प्लस a माइनस ZmN, क्या चीज है, मास डिफेक्ट क्या, इंटू c स्क्वायर, ये आ गया आपका। इस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी। इस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी, इस एनर्जी को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। ओके, दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई, B इक्वल टू ZmP प्लस a माइनस ZmN c स्क्वायर। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना आएगा, BE अपॉन a ZmP अपॉन a प्लस 1 माइनस Z अपॉन a mn इंटू c स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ये A का फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, अब जो कर्व प्लॉट करेंगे बाय दिस इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 बाय द इक्वेशन ऑफ 3 बाय इक्वेशन नंबर 3 the graph between
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड ए इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इस इक्वेशन 3 ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का भी। इस इक्वेशन की हेल्प से जो कर्व प्लॉट होता है उसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहा जाता है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए और फिर ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो आपको कर्व दिखाता हूँ कैसा होता है, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ उसके बारे में रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है बस। देखते हैं कर्व कैसा था, देखते हैं कर्व कैसा था। तो अभी हेडिंग डालता हूं मैं, हैशटैग बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाना बहुत सिंपल है। पहले आप एक फंडामेंटल एक्सेस बना लीजिए। अच्छा, अगर मैं कर्व कम बनाऊंगा, काम करते हैं, कर्व कहाँ बनाया जाए, क्योंकि कर्व बनाऊंगा तो लिखने की जगह नहीं बचेगी, लिखेंगे तो कर्व जगह। काम करते हैं, कर्व को साइड में बना लेते हैं। यहां बना लिया हमने कर्व, ये आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। किस किस के बीच में बाइंडिंग एनर्जी कर्व भाई? ये है BE/A और मास नंबर के बीच में, और ये ओरिजिन है और कर्व होता है कुछ इस प्रकार से, स्लाइट वेरिएशन ऐसे। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व फॉर्मूला में ये आपको पता है BE/A का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताना चाहिए आपको। BE/A का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ZMP प्लस A माइनस ZMN मास डिफेक्ट इंटू C² अपॉन A मास नंबर। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आगे बढ़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कितना वेरिएशन आ रहा है, उसके बेसिस पर हम पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। तो आपको पहला पॉइंट जो है वो है, इट इज क्लियर फ्रॉम द कर्व, इट इज क्लियर फ्रॉम द कर्व द एलिमेंट्स और न्यूक्लियाई विच हैव स्मॉल मास नंबर, स्मॉल mass number have very small binding energy, per nucleons। आप देख सकते हैं, क्लियर है कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे मास नंबर बढ़ रहा है, पीछे आओ। देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूं तो इस पॉइंट पर जो आपका एलिमेंट होगा उसका जो है मास नंबर तो यहां देखोगे, ठीक, बाइंडिंग पर न्यूक्लियन यहां देखोगे, तो इस वाले की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। वैसे अगर पीछे जाए तो जिनका मास नंबर कम है उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम आ रही है। तो यही चीज मैंने लिखा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द कर्व द एलिमेंट विच हैव स्मॉल मास नंबर हैव बाइंडिंग एनर्जी, हैव वेरी स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी। नंबर 2, एज द मास नंबर इज इंक्रीजेस, मास नंबर इज इंक्रीजेस, जैसा मास नंबर इंक्रीज होता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रैपिडली इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस रैपिडली इंक्रीजेस। ठीक, और जिसका मास नंबर 56 है उसके लिए मैक्सिमम होती है। नंबर 3, फॉर mass number A is equal to 56, it is maximum and its value is approximately 8.6 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। लेट मी चेक, बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होती है? मैक्सिमम वैल्यू है वही है जो बोला था, ये है 8.5 है, इस 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है, तो 20 से अगर आप 180 के बीच में देखें, यहाँ 120 से 180 के बीच में
120 से 180 के बीच में अगर आप देखें तो वहां पर क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कांस्टेंट रहता है। देखते हैं मास नंबर कितना है इसका, यहाँ 20 मान लीजिए और यहाँ मान लीजिए 180 है, तो यहाँ रैपिडली इंक्रीजमेंट होता है और यहाँ जो है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है लगभग कांस्टेंट रहती है, अप्रोक्सीमेट 20। अगला पॉइंट है चौथा, इन द मास नंबर रेंज 20 to 180 the binding energy per nucleon NuCl remain approximately constant। ए को पास कर देते हैं। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम के बाद ये मोनोटोनिकली डिक्रीज करती है। ठीक, ये पॉइंट मैं लिख देता हूं। कितना चौथा हो गया, पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर रीचिंग its highest peak, the value of binding energy per nucleon decrease, right, DECREASE, decrease monotonically, and for heaviest nuclei it is approximate 7.5 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, मास नहीं एनर्जी टू एनर्जी सी स्क्वायर। ठीक, ये होती है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चली कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैसे वेरी करता है। एक चीज और है, ये जो पीक्स आ रही हैं, ये पीक्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये पीक्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, होती और भी है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये पीक्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है, समवेयर when binding energy per nucleon is increasing rapidly, they are observed some peaks which represent that these nuclei लिख सकते हैं, represent that the nuclei which are on the peak are more stable compared to nearby nuclei। क्या लिख दिया मैंने, इतना बड़ा पढ़ लेता हूं जरा। somewhere when binding energy per nucleon is increasing rapidly, मतलब यहाँ की बात चल रही है। they are observed किया था some peaks, कुछ peaks मिलते हैं which represent, जो कि डिनोट करते हैं the nuclei which are on the peak, जो कि peaks पर हैं, are more stable, the nuclei on the peak are more stable compared to nearby nuclei, वो ज्यादा स्टेबल है। कैसे वो स्टेबिलिटी ये शो करते हैं, देखो ध्यान से। अगर ये यहाँ पर मैं देखूं और यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा और यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा, तो मैं इस वाले से पूछता हूँ सर आपका बाइंडिंग एनर्जी कितनी यूज होगी आप में, तो ये बोलेगा सर मेरे लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, इतनी जरूरत होगी। और मैंने पूछा भाई तेरे लिए छोटू, तो इन्होंने बोला जी मेरे लिए तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी है
फिर मैंने बोला तुम्हारा मास नंबर क्या है, बोला सर नीचे प्रोजेक्शन डाल के आप मास नंबर देख सकते हो, मेरा मास नंबर जो है ये है और मेरा मास नंबर ये है। तो मैंने कहा भाई कहीं ना कहीं वो ये बीच वाला जो पीक वाला है उसे पास वाले पड़ोसी वालों की कंपेयर में ज्यादा एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी उसकी ज्यादा है। और बाइंडिंग एनर्जी जब ज्यादा है इसका मतलब ये है कि उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए इन कंपेयर में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पीक एलिमेंट्स या पीक न्यूक्लियर आर मोर स्टेबल देन द नियर बाय एलिमेंट, जो उनके पास वालों से ज्यादा स्टेबल है। Somewhere where the binding energy is increasing rapidly, they observe some peaks which represent they are more stable than they are, या they लिखते हैं they और ये मिटा देते हैं, they are more stable represent they are more stable compared to nearby nuclei। ठीक है, ये हो गया। एक चीज बात आती है, कंसेप्ट आता है मैजिक नंबर का, और कौन कौन से न्यूक्लियस जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब ये स्टेबल हैं तो पहचानेंगे कौन से की कौन से हैं, ये पहचानेंगे कैसे कि कौन से ये जो पीक पर जो न्यूक्लियस मौजूद हैं उनके नाम क्या क्या हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम कौन आ रहा है इन पीक्स पर, तो उन्हें डिसाइड किया जाता है मैजिक नंबर पर। चलिए तो 7th पॉइंट में मैजिक नंबर लिख रहा हूं। सेवेंथ पॉइंट का मिट गया, ओके। तो 7th पॉइंट है आपका द न्यूक्लियाई हुज, रुको स्टार्ट करते हैं, हैशटैग ठीक किया। नाउ 7th पॉइंट है द न्यूक्लियाई whose number of neutron, number of proton Z और number of neutron neutrons N R, अगर ये मैच करते हैं किससे, 20, 28, 50, 82, 124 से 20, 28, 20, 28, 50, 82, 126। Let me check 20, 28, 50, 82, 126, then they are more stable, these numbers are called magic number, उन्हें मैजिक नंबर कहा है। ठीक है, इसको भी समझेंगे और आपको समझ में आएगा मैं कहने के चाह रहा हूँ। आपको मान लो ऑप्शन में 4-5 एलिमेंट दे रखे हैं न्यूक्लियस, देखो आपको जब भी सी बी डी बी जो भी लिखा होगा हाइड्रोजन, फास्फोरस वगैरह, तो आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में उनको न्यूक्लियस कहा जाएगा ना कि एलिमेंट। ठीक है, न्यूक्लियस पर फोकस करेंगे। तो जो भी आपको न्यूक्लियस दे रखे होंगे वो आपको पूछेगा इनमें से कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, ये भी पूछ सकता है इनमें से किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपको सीधे तौर में बता दूं, जिसका जो ज्यादा स्टेबल होगा ऑब्वियसली बात उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो जिसका एटॉमिक नंबर 20, 28, 50, 82, 126 हो वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। भगवान ना करे, फिजिक्स ना करे, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए कि दो के एटॉमिक नंबर सेम आ जाए, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना, जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर निकल जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मैजिक नंबर हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर निकल जाए, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और ज्यादा स्टेबल होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में पढ़ा। इसके रिगार्डिंग जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और ये था आज का सफर, आई होप इतना ही था, हाँ इतना ही मुझे पढ़ाना था आज के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस किसे कहते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग किसे कहते हैं, और हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा था, हाँ न्यूक्लियस शेप को कैसे डिफाइन करते हैं, और हमने पढ़ा था कि डाइपोल क्वाड्रपोल मूवमेंट के बेस पर न्यूक्लियस शेप को कैसे डिफाइन करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगी। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, और अगले लेक्चर्स में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, और 2 से 3 लेक्चर में फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।